नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज, सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्याख्यान का शीर्षक है संविधान की पश्चिमी विचारधारा, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान, और ये अंग्रेजी में संविधान को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब किसी चीज़ का गठन करना। जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, उसी शब्द से कॉन्स्टिट्यूट बना है और उसी से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, इसका जो अर्थ है उसको हम शाब्दिक रूप से इस रूप में देख सकते हैं कि मानव शरीर का ढांचा या किसी भी जो कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मकान ही कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसका जो ढांचा जो तैयार किया जाता है बनावट के लिए, तो उसके लिए ये शब्द हम उस रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसको हम इसी रूप में यदि राज्य के लिए लागू करें तो हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि राज्य का जो ढांचा होगा वह कैसा होगा। जैसे घर का जो बुनियाद होता है उसमें ये तय होता है कि अमुक जगह बाथरूम होगा, अमुक जगह अतिथियों की बैठने की जगह होगी, अमुक जगह शयन कक्ष होगा, अमुक जगह रसोई घर होगा, अमुक जगह पूजा या इबादत का घर होगा। तो उसी तरह से जैसे वो एक जो ढांचा होता है उसमें ये सब कुछ पता चलता है, पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि ये इतने मंजिल का मकान होगा और इस तरह से इसका बनेगा, उसका बनावट तय कर लिया जाता है। ठीक उसी तरह से इस चीज़ को हम देश के साथ लागू करें, राज्य के साथ लागू करें, तो इससे तय हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से कि राज्य जो है किस तरह से काम करेगा, किन लक्ष्यों के लिए काम करेगा और वह काम किस रूप तरह से करेगा। ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में तय हो जाता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शाब्दिक अर्थ है, इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से ये जो है, इसकी उत्पत्ति हुई है कॉन्स्टिट्यूअर शब्द से, जिसका अर्थ होता है स्थापित करना। इस आधार पर इसका ये अर्थ हम निकाल सकते हैं कि यह उन स्थापित नियमों का समूह है जिन नियमों के द्वारा जो नियम शासन का आधार बनते हैं या जिन नियमों के आधार पर शासन किया जाता है। संविधान प्रत्येक देश के लिए ज़रूरी होता है। इसके अभाव में वास्तव में जो वो शासन होता है उसे एक राज्य कहना या उसमें एक राज्य का रूप देखना असंभव है। शासन का स्वरूप जो भी हो, किसी भी तरह का शासन हो, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वह कुछ निश्चित और निर्धारित लिखित अलिखित नियमों पर काम करता हो, नियमों के आधार पर काम करता हो। इन नियमों के माध्यम से एक ओर तो राज्य के स्वरूप, गठन और कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है, तो दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा राज्य और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों की भी व्याख्या होती है। ये सब कुछ संविधान के द्वारा तय हो जाता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध क्या होगा, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध क्या होगा, व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, व्यक्ति के कर्तव्य क्या होंगे, ये सब कुछ, और राज्य जो है वो किस तरह से काम करेगा, किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन प्रयोग करेगा, ये सारा कुछ संविधान के द्वारा तय कर दिया जाता है।
आज इस संबंध में हम लोग विचार करेंगे, खास करके कि संविधान के संबंध में जो पश्चिमी विचारधारा है, यानी वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है, वह क्या है। तो संविधान के संदर्भ में जो पश्चिमी कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे पहले हम इसको जानें कि फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म, पश्चिम में जो संविधान का कॉन्सेप्ट है, उसको फिलॉसफी और लिबरलिज्म के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसमें पश्चिमी संविधानवाद के प्रवर्तक थॉमस पेन को माना जाता है। उनका विचार है कि संविधान का महत्व सरकार से अधिक है। संविधान का पहले निर्माण होता है और सरकार का बाद में निर्माण होता है। उन्हीं के शब्दों में, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए थिंग एंटीसीडेंट टू ए गवर्नमेंट एंड ए गवर्नमेंट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। पश्चिमी विचारधारा सरकार को अधिक से अधिक नियंत्रित रखने के पक्ष में है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर शक्तियों को संस्थागत किया गया ताकि शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके। यानी उसको जो शासन के पदों पर बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण पदों पर या शासन चलाने की जिनकी जिम्मेवारी है, उनको उन नियमों में बांधा जा सके कि वह उन नियमों के अनुरूप ही शासन कार्य करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये जो संविधान की परंपरा विकसित हुई, वह इसी कॉन्सेप्ट के तहत विकसित हुई है। ये पश्चिम की जो अवधारणा है, उसको हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें दो तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला, सीमित सरकार की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है, तो राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इन दो तत्वों को संविधान के अंतर्गत प्रमुखता से शामिल किया गया है। ये पश्चिमी विचार जो है इन दो तत्वों पर मुख्य रूप से जोर देते हैं कि सरकार जो है वो सीमित होना चाहिए, सरकार की जो कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होनी चाहिए, यानी व्यक्ति पर जो शासन, व्यक्ति पर जो नियम लगाने की बात है उसको कम होना चाहिए, और जो राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हैं उनका एक राजनीतिक दायित्व निर्धारित होना चाहिए। अब दोनों का अलग अलग थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ये जो सीमित सरकार की परंपरा है, इसके लिए यह नियम बनाया गया कि विधि का शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का शासन नहीं। व्यक्ति आएंगे, आते और जाते रहेंगे, लेकिन सरकार का जो कार्य करने का तरीका है वह इस रूल ऑफ लॉ से निर्धारित होना चाहिए, न कि उसके अपने मन में जो आए वह काम करे। ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी कानून के द्वारा होनी है, और कानून के द्वारा साबित किए बगैर किसी व्यक्ति को दंडित भी नहीं किया जा सकता। कानून के शासन के अंतर्गत सभी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या शासक हो, सभी व्यक्ति उस कानून से बंधे हुए हैं। दूसरा नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का प्रावधान। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन। राजनीतिक शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाए तो उसमें तानाशाही की प्रवृत्ति विकसित ना हो, इसके लिए शक्ति के विभाजन पर जोर दिया गया ताकि सभी व्यक्ति जो है
अपने अपने क्षेत्र में ही कार्य करे और अपने क्षेत्र से बाहर जा कर के दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे। इस तरह से निरंकुश शासन को की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति का बंटवारा भी, सेपरेशन भी, यानी सरकार को नियंत्रित करने का साधन शक्ति विभाजन के साथ साथ शक्ति पृथक्करण को भी समझा गया। और इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग रहकर कार्य करें। जैसे सरकार के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन्हीं के लिए कहा गया कि ये तीनों जो है अलग अलग काम करेंगे और इन तीनों की जो भूमिका होगी वह एक दूसरे पर नियंत्रक के रूप में होगी और संतुलक के रूप में होगी। मतलब वो उनको कंट्रोल भी करेंगे और बैलेंस भी करेंगे। इस तरह से ये निर्धारित किया गया। फिर है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का, ताकि वह कार्यपालिका और विधायिका पर कार्यपालिका और विधायिका की निरंकुशता पर लगाम लगा सके तथा सरकार जो है वो नागरिकों पर असीमित शासन न करे, उनकी स्वतंत्र नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न कर सके। इसके लिए न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। शक्तियों का जब केंद्रीकरण होता है तो उसमें निरंकुशता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण और शक्ति पृथक्करण पर जोर दिया, शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। साथ ही न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसके लिए कई प्रावधान किए गए, जैसे निश्चित अवधि में नियमित चुनाव। जैसे भारत में हर प्रति 5 वर्ष पर चुनाव हो जाते हैं। अमेरिका में 4 साल पर चुनाव कराए जाते हैं। तो ये निश्चित और नियमित अवधि में चुनाव करा देना, ताकि जो है इसको लोगों में जो एक ही पद पर एक ही लोग जो बैठे रहें तो उनमें बहुत सारी विकृतियां आ सकती हैं। उसको रोकने के लिए एक निश्चित समय बनाया गया, ताकि उससे के बाद फिर से जनता उसको जो है देखे कि हाँ इनका कार्य प्रणाली कैसा है। यदि बेहतर है तो फिर दोबारा चुन सकती है, नहीं तो फिर उनकी जगह पर उनसे बेहतर काम करने वाले प्रतिनिधि को चुन करके भेजेगी। राजनीतिक दलों का अस्तित्व। राजनीतिक दल जो है वो सरकार और समाज के बीच जो है एक कड़ी का काम करती है। लोगों को जनता को जो है सरकार के कार्य प्रणालियों के बारे में, नियमों के बारे में ये परिचित भी कराती है और तथा सरकार के गठन में इनकी भूमिका प्रभावशाली होती है। और जो राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं उनकी जिम्मेवारी जनता तक भी तय होती है कि उन्होंने जो शासन किया है उसके लिए उनको जनता को जवाब देना पड़ता है। प्रेस की स्वतंत्रता। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कायम रखने के लिए प्रेस को स्वतंत्र बनाने पर जोर दिया गया, ताकि ये प्रेस जो है वो यदि सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या सरकार की संस्थाएं सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो उसकी आलोचना करके उसको नियंत्रित करने का कोशिश करे। नेक्स्ट है जनमत। जनमत भी इन शासकों के उत्तरदायित्व को तय करने का बहुत बड़ा अधिकार है। कितना भी निरंकुश शासक क्यों न हो, यदि जनमत उनके खिलाफ हो गया तो उनको शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जनमत का ध्यान रखते हुए अपने राजनीतिक कार्यों का, अपने शासन प्रशासन के कार्यों का उत्तरदायित्व समझते हैं और उस तरह से वो
अनियंत्रित शासन करने का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद। इसके अंतर्गत प्रत्येक समाज की अपनी कुछ परंपरा होती है जो उसके लिए उपयोगी होती है। साथ ही समाज में कुछ संगठन या संघ भी होते हैं जो व्यक्तियों के लिए या व्यक्तियों के हित में कार्य करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप इन व्यक्तियों के हित में कार्य कीजिए। कोई भी सरकार परंपराओं और संघर्षों की उपेक्षा नहीं कर सकता है और जनमत को ऐसा करेगा तो जनमत उसके खिलाफ हो जाएगा। इस तरह से पश्चिमी विचारधारा जो है मुख्य रूप से शासन को सीमित करने, कानून के शासन को स्थापित करने और शासन में निरंकुशता की प्रवृत्ति न हो इसके लिए तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व कायम करने के लिए इस पर जोर डाला गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।